हेलो माई सेल्फ विक्रांत यादव और आज जो आप देख रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल और केमिकल काइनेटिक चैप्टर 4 के। देखिए जो इजी वे से चलते हैं, सबसे पहले जो आपका पहला न्यूमेरिकल है, अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अगर बात करें, इसको आराम से आप रीड करना। सबसे पहले गिवन क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर बात करें फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो रेट होती है किसी की भी, वो अगर बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन। ये आपने अच्छे से पढ़ा है। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, बस कुछ नहीं है, इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए गिवन क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स इनटू वाई, मतलब एक्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसमें हो रहा है, वाई पे। मतलब ये उसने क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है। अब देखिए, और साथ में जो रिएक्शन दी, कौन से ऑर्डर दी, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर बात करें सेकंड टर्म्स क्या है कि उसने अगर इसका रेट एक्सप्रेशन हम लिखे, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है भाई, एक रेट कांस्टेंट आता है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के आता है। उसमें जो इसकी अगर बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसका एंड पावर क्या होती है, उसका ऑर्डर। ऑर्डर उसने कितना दे रखा है, उसने सेकंड ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर गिवन है। अब वो कह रहा है कि अगर इफ कंसंट्रेशन ऑफ, अगर बात करें एक्स की, अगर इंक्रीज करता है कितने टाइम, 3 टाइम्स। अगर बात करें इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर जब कोई भी कंसंट्रेशन आपको दे नहीं रखी है तो उसमें आप स्पेसिफिक टर्म्स लगाते हो, उसकी 1 मानते हो। भाई अभी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो रेट 1 टाइम, कोई चेंज नहीं, रेट में चेंज नहीं आएगा। अगर आप इसको 1 मान रहे हो तो अगर बात में हमारे 1 लेने से इसमें कोई चेंज, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 होगा। भाई 1 अगर इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और रेट में कितना चेंज, 1 टाइम, और 1 टाइम चेंज मतलब नो चेंज। बात कर रहे हैं कि अगर कितनी कर दे इंक्रीज, एक्स की कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज कर दे, मतलब कितने टाइम इंक्रीज कर दे, ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1, तब रेट में कितना चेंज आएगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो रेट कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज योर आंसर। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं, ये भी इजी है, एक बार इसको अच्छे से आप फोकस कर लो, कुछ नहीं, वेरी इजी है, कुछ नहीं है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर बात करें एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर जो एज ए टाइप क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आप पे आता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कोई एक रिएक्शन, इफ ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। भाई कोई रिएक्शन है, रेट ऑफ उसका एक्सप्रेशन लिख रखा है। पहले तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि उसका डिफरेंशियल रेट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर बात करें, इसमें अगर एक तो दे रखा है रिएक्टेंट पार्ट ए दे रखा है, और एक रिएक्टेंट पार्ट क्या दे रखा है उसने, बी दे रखा है। मतलब इसमें रिएक्टेंट की टर्म एक तो ए दे रखी है, साथ में क्या दे रखी है, रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे। अब एक के रेस्पेक्ट में, एक रिएक्शन में, एक के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू, अगर बात करें, अगर बात है ए रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में कौन सी भाई, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में कौन सी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये तो इसका क्या हो गया भाई, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये तो डिफरेंशियल है, dx by dt में भी लिख सकते हो इसकी कंसंट्रेशन को। दूसरी टर्म्स अगर बात करें, ये आपका, ये तो किसका हो गया भाई, फर्स्ट का आंसर होगा। जैसे dx by इसी की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, da by अगर dt के, अगर उसके रेट में दोनों एक्सप्रेशन से नोट करते हैं। दूसरा, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी ट्रिपल। अब देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वही केस है कि रेट वाला फॉर्मूला, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर एन। कंसंट्रेशन ए की पावर क्या है भाई, एन की दे रखी उसने, और बी की पावर क्या दे रखी उसने। अभी उसी रेट में अगर बात करें भाई, जब कोई भी कंसंट्रेशन गिवन ना हो, जब बिल्कुल अभी मैनुअल तरीके से बात कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं होती, तो क्या मानते हैं, 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 का पावर 1, 1, और 1 अगर बात है टोटल रेट में कितना चेंज, 1। अब क्या कह रहा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी की कंसंट्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं, ट्रिपल, मतलब बी की कंसंट्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं, ट्रिपल, 3 गुना करते हुए 3 की पावर क्या हो जाएगी भाई, 9, और 9 का इसके भाई इसमें कोई चेंज नहीं किया, 1 की पावर क्या रहेगी, 1, और कितना टोटल, अगर 9 का मल्टीपल 1 से करेंगे कितना इफेक्ट, 9 टाइम। तो रेट में कितना चेंज आएगा, 9 टाइम इंक्रीज हो। सिंपल सोचिए, पहले 1 1 थी, 1 के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा था, हमने इसमें बी में कितना चेंज किया, 3 टाइम। अगर करते हैं तो रेट पर क्या इफेक्ट है, 3 होते, इसकी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 9, और 9 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, टोटल 9, और 9 टाइम कितनी क्या हो जाएगी रेट, क्योंकि इसके बीच में क्या है भाई, प्रोपोर्शनैलिटी। ये कौन सा आंसर हो गया भाई, सेकंड हो गया। अगर सेकंड, अगर बी के रेस्पेक्ट में अगर ट्रिपल करते हैं अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी की, तो रेट कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 9 टाइम। तीसरा अगर बात करें, थर्ड जो बात है वही सेम है, ए और बी के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं भाई, डबल। भाई ए की 1 थी, 1 थे तो कॉमन मान रहे थे, इसी को अगर थर्ड की मैं बात करूं, थर्ड के रेट में क्या हो जाएगी भाई,
भाई 1 1 लेते हैं तो नो चेंज, क्योंकि 1 की पावर अगर 2 लेते हैं तो 1 की पावर स्क्वायर करें या कुछ भी कर ले तो उसका कितना होता है हमेशा 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया था 1, मतलब रेट में कितना चेंज 1 टाइम, मतलब नो चेंज। अगर बात है ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन में कितना चेंज कर रहा है, बोथ बोथ में ए और बी को क्या कर रहा है, एक को भी डबल कर दे और बी को भी क्या कर दे कंसंट्रेशन को डबल। 2 की पावर क्या होती है 2 4 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगी 4 इज इक्वल टू कितने टाइम चेंज हो जाएगी, एक टाइम क्या इंक्रीज हो जाएगी रेट। ये क्वेश्चन है भैया आपका एज ए टाइप क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जो 3 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी में 3 नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको पढ़ के वहां से भी इसको अगर हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में से उतार सकते हो, वेरी इजी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इजी अगला भी। देखिए ये अगला सवाल, अगर बात है ये भी इजी सवाल है, कुछ नहीं है। आपने फर्स्ट ऑर्डर के रेट अगर बात करें रेट के लिए, आपने रेट एक्सप्रेशन पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि जो केटी इज इक्वल टू होता था ln a अपॉन a माइनस एक्स। मैंने पहले बात की थी फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बात की जाए, अगर वो कह रहा है क्योंकि उसने प्रूव है फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, उसके लिए रेट का जो एक्सप्रेशन होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये होती थी। ये तो आपका जो वैल्यू दे रखी है किसमें दे रखी है, नेचुरल लॉग में दे रखी है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ लॉग में, हमें पता है कि जो ln की वैल्यू होती है लॉग में क्या होती है, ln इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 क्या होता है भाई लॉग होता है। इसकी जगह लिख सकता हूँ, देखना भाई ln को हटा के इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 2.303। ये चीजें क्लियर। इसके बाद अगर बात करें भाई, अगर बात है उसने पूछा क्या है कि वो एक बात कर रहा है कि उसने प्रूव दैट द टाइम टेकन, टाइम की बात कर रहा है। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर बात हो रही है, अगर मैं टी को यही रखूं, रेट कांस्टेंट को कहा ले जाऊं 2.303 और नीचे क्या चला जाएगा भाई उसका के, और वो चीजें एज लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। भाई फॉर्मूला आपका किससे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। ये फॉर्मूला आपको ये वाला याद हो तो बाकी सारे अपने आप बन जाते हैं, जो चीज पूछ रहे हैं उसको रख लेते हैं, बाकी को सारे को उस साइड भेज देते हैं। देखिए इसको समझते हैं। अब ये चीज गिवन है, उसने बात कर रहा है कि टी टाइम की अगर बात कर रहा है, सिंपल बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये सवाल समझ में आता है तो ऐसे बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, बहुत सारे सवाल सारे तो एक लेक्चर में नहीं हो सकते, लेकिन इसी टाइप के हैं। तो मैं जितने भी डिफरेंट टाइप के जो सारे सवाल है वो मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगा। देखिए होता क्या है कि प्रूव दैट 99 कंप्लीट होने में भाई कितना टाइम कह रहा है, कि वो कह रहा है कि 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है किसी भी रिएक्शन को, मतलब 99.9% होने में जो टाइम लगता है वो बराबर होता है उसकी 10 टी आपके, मतलब टी 50% होने में जो टाइम लगता है उसका 10 गुना होता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर की जो टी 99.9% कंप्लीट होने के लिए। वो कह रहा है कि इस चीज को प्रूव करिए, प्रूव करवा रहा है कि भाई अगर बात है कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना 99.9% होने में कितना टाइम लगता है, उसकी टी हाफ का 50% जो टाइम लगता है उसका 10 गुना। क्यों कह रहे हैं कि कोई एक रिएक्शन है ए से माना प्रोडक्ट में जा रही है, इसके 50% में माना 10 मिनट लगी, 50% में 10 मिनट लगी है, मतलब 50% उसका टी हाफ टाइम कितना दे दिया उसने 10 मिनट। उसने कहा कि रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट होने में मतलब कितने मिनट लगे उसको 10 मिनट, मतलब उसकी टी हाफ कितनी दे दी उसने 10 मिनट दे दी। अब वो कह रहा है कि 99% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो इसका लगेगा 10 गुना। टी हाफ को अगर 99 की बात करें, क्योंकि टी 99 पॉइंट इज इक्वल टू, तो आपकी जो टी हाफ की कितनी थी 10 थी, और उसका कितना गुना लगेगा 10 गुना लगेगा, मतलब कंप्लीट होने में 99 पॉइंट कंप्लीट होने में उसमें कितने मिनट लगेगी 100 मिनट लगेगी। तो ये वैसे कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस चीज को प्रूव करना है कि इतने टाइम में इतनी कंप्लीट कैसे होती है, उसे प्रूव कैसे करेंगे, मेन चीज को प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, अगर इसी इक्वेशन को अगर बात कर रहा है कि सबसे पहले कि उसने कहा कि 99.9% कंप्लीट होने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसने इनिशियल कंसंट्रेशन आपने बात की थी ए इज इक्वल टू, अगर वो प्रोडक्ट ले रहे थे इसकी इनिशियल आपने टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे मानी थी 0 शुरुआत में, तो इस वक्त इसकी क्या थी 0, तो टी इज इक्वल टू टी टाइम पर ये ए माइनस सॉरी ए एक्स थी, तो ये क्या हो गया था ए माइनस एक्स हो गया था। इनिशियल कंसंट्रेशन जब 100% की बात कर रहा है तो ए को कितना मानेंगे 100%, और ए माइनस एक्स वो बची हुई परसेंटेज है भाई 99.9% क्या हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है, मतलब x कितना है 99.9 है, तो a माइनस एक्स कितना होगा, a कितना है 100, तो a में से अगर बात है a माइनस एक्स, ये तो हमारा x है, a माइनस एक्स की क्या होगा 100 में से क्या घटा देंगे 99.9 घटा। क्लियर है, ये आपका जो इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। क्लियर, 100 में से 99.9 घटाते हो तो कितना आता है 0.1, और 0.1 का अगर 100 में भाग देते तो कितना आता भाई 1000। ये चीजें क्लियर है।
हमें ये किसके मिली लिए, कौन से टाइम की बात कर रहा है, जब रिएक्शन कितने टाइम कंप्लीट हो रही, 99.9, उसके लिए हमारा जो रेट एक्सप्रेशन आया है वो ये रहा। क्लियर है, इसे इक्वेशन हम क्या कहते हैं, 1। क्लियर है। अब दूसरी बात करें, वो 50% के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब T 50% या T हाफ भी बोल सकते हैं। 50% में कितना टाइम लगेगा, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 303 बाई के इज इक्वल टू log A अपॉन A माइनस एक्स। भाई इनिशियल कंसंट्रेशन अगर बात करें 100% की, A क्या थी उसके पास 100%, मतलब 100 की बात कर रहा है। A माइनस एक्स मतलब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 50% क्या बन चुका है, x जो हमारा प्रोडक्ट है। तो A माइनस एक्स कितना होगा, 100 में से कितना घटा देंगे, 50। क्लियर, बचेगा कितना, 50 भाई, और 50 का 100 में भाग देते कितना आता है भाई, log 2 आता है। ये चीजें क्लियर। ये किसके लिए भाई, 50% में ये बोलो, ये रेट एक्सप्रेशन आ रहा है T 99% होने में, परसेंटेज कंप्लीट होने में ये रेट एक्सप्रेशन आ रहा है। इसको इक्वेशन में क्या कह सकता हूं, 2 बोल सकता हूं। क्लियर। अगर बात करें इक्वेशन 1 को, अगर दोनों को डिवाइड कर दे 2 से, भाई इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको इसमें से कर रहे हैं, और एक बात कीजिए, के की जो वैल्यू होती है किसी एक इक्वेशन, एक रे की रिएक्शन के लिए वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो इसमें चेंज नहीं देखेंगे। तो 99.9% को अगर इस वाले को इसमें से भाग दे रहे हैं, T 50% इज इक्वल टू, बात है ये दोनों भाई, अगर बात की ये वाली वैल्यू 2.303 बाई के ओवरऑल, सॉरी उधर क्या भाई, सॉरी इस log 100,000 सॉरी, इसके भाग में किसको दे रहे हैं भाई, T50 है, कितना है भाई 2.303 बाई के, और उधर क्या भाई log 2। ये सेम वैल्यू है दोनों साइड, कट जाएगी, बात कीजिए का इसको हटा देते। क्लियर है। log 1000 का मान 30, log की सारी ट्रिक सिखाई हुई, कोई भी log की वैल्यू रटनी नहीं है, इजीली एक ट्रिक बताई तो उस ट्रिक से सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। log 1000 का मान कितना होता है 3, log 2 का मान भी बता रखा है कितना होता है 0.30, 0.30 का 3 में भाग देंगे तो आंसर कितना आता है, लगभग 10 के बराबर आता है, कुछ वैल्यू पीछे जा रही है पॉइंट में, तो लगभग किसके बराबर आता है, सॉरी 10 के बराबर ही आता है। कितना आता है भाई, 10 आता है। तो अब बात की जाए T 99.9% ओवरऑल T50 का जो रेशियो आ रहा है 50% इज इक्वल टू क्या है 10। T50 को हम T हाफ को इधर लेके जाते हैं इस साइड, इसको क्या कर सकते हैं T 50%। अब ये प्रूव हो गया कि अगर बात है T 99.9% अगर रिएक्शन कितने T हाफ में कंप्लीट होती है 10 T हाफ में, मतलब 10 गुना होती है किसका, T हाफ। तो ये रिएक्शन को क्या करवा रहा था, प्रूव। तो ये हमारा सवाल था, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार इसके चांसेस पूरे पूरे हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 3-4 सवाल है जो काइनेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की तरफ मूवमेंट करते हैं, इजी सवाल है, अगला भी देखिए कैसे करना है उसको भी। देखिए ये अगला सवाल भी इजी है, कुछ नहीं दे रखा, इसमें चीज दे रखी है, एक बात है, इसमें एक लाइन आई है ले रही है, अगर बात की जाए किसकी बात कर रहा हूं, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिया था, KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। अब देखो क्या क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, उसने क्या पूछा है कि एक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट मतलब K की वैल्यू उसने कितनी दे रखी, गिवन चीजें हम लिख लेते हैं भाई, गिवन क्या क्या दे रखा है। गिवन सबसे पहले किसी भी रिएक्शन में गिवन लिखा जाता है, K दे रखा है 60, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पता रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। हम इससे भी पता लगा सकते हैं, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर लिखे ना लिखे, अगर किसी रेट कांस्टेंट की उसने यूनिट भी दे रखी पीछे, तो हम उससे इंप्रूव कर लेंगे, पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्डर, अगर वो नहीं भी देता और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होती तो हम बता सकते थे कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। फिर भी इसमें गिवन है तो 60 सेकंड इनवर्स। उसके अलावा कह रहे हैं व्हाट विल बी दी टाइम रिक्वायर्ड, टाइम पूछ रहा है और कब पूछ रहा है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी कितनी बचे। तो अगर बात है ए, अगर बात है देखो 1/10, 1/10वां हिस्सा, तो मतलब उसने इनिशियल कितनी ली है, 1 ले रखी है। अगर इसी वैल्यू से बात करें, टी की टाइम पूछ रहा है, और अगर के को इस साइड ले जाएंगे भाई क्या हो जाएगा 2.303 के आ जाएगा नीचे, और लोग ये अगर बात करें ए माइनस एक्स, देखिए भाई हम वही इक्वेशन ले रहे हैं, अगर ए से वो माना प्रोडक्ट में जा रही है, बट t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन a होती है, तो ये क्या होती है 0, क्योंकि 0 टाइम पर प्रोडक्ट बना ही नहीं होता। अगर बात करें t इज इक्वल टू t टाइम पर, कुछ टाइम जो पूछ रहा है, जैसे उस पर इसकी प्रोडक्ट की x बनी होती है, तो ये कितनी होती है a माइनस एक्स। क्लियर। अब कह रहा है कि देखिए इस सवाल को अच्छे से पढ़िए, व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड इन व्हिच 1/10 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। अनरिएक्टेड कितनी बची हुई है,
a माइनस एक्स कितनी बची हुई 1/10, 1/10वां हिस्सा, तो मतलब उसका 1/10वां हिस्सा, तो मतलब किसकी बात कर रहा है, वो हिस्सा कितना था 1, मतलब 1 हिस्सा इसमें कितना चेंज हुआ, उसके चेंज होने के बाद उसका 1/10वां भाग फिर भी बच गया, तो a इज इक्वल टू उसने कितना ले रखा है 1, और बच कितना गया 1/10, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसके लिए जो यूनिट दे रखी है, इसके लिए क्या दे रखी है 60 सेकेंड। क्लियर, इसको अगर बात है ऊपर 1/1 है, पावर ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा log 10, और log 10 का मान कितना होता है भाई 1 होता है। बात है कुछ भी कटेगा तो टाइम का वैल्यू हमें पता सेकंड इनवर्स में नहीं आती, सेकंड में आएगी, सेकंड नीचे इनवर्स से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड। इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये वही टाइम होएगा जो सेकंड में आएगा, तो कितने टाइम लगेगा ये टाइम पूछ रखा था। ये सवाल है आपका, इजी सवाल है, ऐसे और भी सवाल दे रखे वो भी आप आसानी से करो। अगले सवाल की तरफ मूवमेंट करते हैं, ये अगला भी इजी है, देखना कैसे होगा भाई। देखिए अगला सवाल भी इजी है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 चल रहा है, बात की जाए हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दे रखा है उसने टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है उसने, उसके लिए क्या दे रखा है उसकी हाफ लाइफ, मतलब टी 50% या 1/2 भी बोल सकते हैं, टी हाफ इतनी कितना दे रखा है 480 सेकंड दे रखा है। अब वो पूछ क्या रहा है, उसके लिए रेट कांस्टेंट पूछा है उसने। रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे भाई, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी 50% या 1/2 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.693 बाई क्या होता है के। बस उसने क्या पूछा है के पूछा है, के को इधर और टी हाफ को कहां ले जाते हैं, यहां ले आके भी इसको इसे लिख सकता हूं के इज इक्वल टू टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू कितनी भाई 480 सेकंड, सेकंड नीचे है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी सेकंड इनवर्स, और हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है सेकंड इनवर्स होती है। बस ये हमारा क्या हो जाएगा आपका भाई, इसका अगर इसे सोल्व कर लेना आसानी से, और सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी रेट कांस्टेंट की आएगी। ये भी अच्छा सवाल है, आ सकता है। अगला सवाल देखिए कैसा है भाई। देखिए भाई ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली अगर बात करें 12th को लेके तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप आईआईटी की बात करते हो या आईआईटी जैम की बात करते हो, नीट की बात करते हो या नेट की बात करते हो, कॉलेज लेक्चरर, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये बहुत बार आए भी हुए हैं। 12th में इतना हार्ड लेवल का सवाल नहीं बनता, लेकिन फिर भी मे बी आ सकता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर आपका 15 गिवन है, तो मे भी आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको समझना मतलब अगर बात की जाए समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और आराम से समझना, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। ये आपका अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखना क्या है, क्या चीज डिटरमाइन करवा रहा है। उसने एक रिएक्शन दी है और एक डाटा दे रखा है, एक टेबल दे रखी, इसके अकॉर्डिंग हमें इसका तो रेट लो बताना है कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दूसरी साथ में इसी के लिए के की वैल्यू निकालनी है। भाई इस रिएक्शन के लिए हमें के की वैल्यू निकालनी, करना क्या है कि इसमें रेट एक्सप्रेशन क्या है, रेट लो की बात करें तो हमारी जो रेट होगी इज इक्वल टू के, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, एक तो ए है और एक बी है। अब वो रेट लो पूछ रहा है, मतलब जो इसकी पावर है वास्तव में ये कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ना कि अब स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं, कोई वैल्यू एक्स या वाई पे डिपेंड करेगी। बस ये कैलकुलेट करना है, एक्स और वाई का सम जो होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इसमें बता भी सकते हैं कौन से रेट में कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और वो किससे इस टेबल के थ्रू बताएंगे। अब करना क्या होता है, एक्स और वाई को कैसे निकालते हैं ये बाद में निकालेंगे, पहले एक्स वाई निकालने के लिए करना क्या होता है, इस यूनिट में जब आपको इनिशियल रेट की देखो वैल्यू, ये जो वैल्यू दे रखी कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल लीटर इनवर्स, एक की कंसंट्रेशन की यूनिट दे रखी है, चार आपको अलग अलग एग्जांपल अगर अलग अलग डाटा दिए हुए हैं, अलग अलग इसी रिएक्शन के लिए 4 डाटा है, अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर वो डाटा है, बी की कंसंट्रेशन के लिए ये डाटा दे रखा है, ये उनकी रेट है। रेट की बात करें आर की वैल्यू दे रखी है, उन्हीं रिएक्शन के लिए रेट की वैल्यू है, रेट की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है। अब अलग अलग लेवल पे अगर कंसंट्रेशन ए और बी की ये है तो उसकी रेट ये होगी, अगर अगर बात करें ए और बी की कंसंट्रेशन ये और ये है तो रेट उसकी ये होगी, ये डाटा तो ये होगी, ये बात डाटा है तो ये रिएक्ट होगी। अगर इसके बेसिस पे कैसे इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो देखना, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बात करें सबसे पहले हम रेट की जो पीछे की वैल्यू, सब चीज करने से पहले इनको हम इक्वल करते हैं। भाई यहाँ पे देखो इसके अगर ये सारे डाटा वैल्यू सेम पावर में लेके आते हैं, यहाँ पे 10 की पावर -3 दे रखा है, -2 दे रखा है, -1 दे रखा है, -2 दे रखा है। अब कोई भी हम या तो इनको सबको -3 में बदल रहे हैं या -2 में या -1 में, भाई दो डाटा सेम है, तो अगर बात है इनको भी किसकी पावर में ले आते हैं -2 की पावर में। पावर का केस क्या होता है, अगर केस फर्स्ट की मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, वैल्यू को पॉइंट को आगे पीछे कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है, केयरफुल इस चीज को। लेकिन केस फर्स्ट में क्या होता है, अगर हमसे कहा जाए भाई अगर बात है आपका डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल यहाँ पे लग रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 0, बट 10 की पावर 0 का मतलब 1, मतलब 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर डेसिमल को हमें इधर देखो ये मूवमेंट करना इधर,
अगर डेसिमल मूवमेंट इधर करता है तो पावर इंक्रीज होती है। मतलब इस केस को मैं कैसे लिख सकता हूं, सॉरी, आपने माना कि ये डेसिमल को 2 पॉइंट सरका है, मैं 2 जीरो पीछे किया है 2 पॉइंटों में, ये लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर, भाई कितने पॉइंट लेके पीछे 2, पर 10 की पावर 2 का मतलब 100 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही क्या चीज आ जाएगी, 100 आ जाएगी। कि सेकंड की जो मैं बात करूं, इसमें अगर बात की जाए, जैसे मैंने लिया है 100 मल्टीपल 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, उसे लगाए ना लगाए कोई बात नहीं है, वही 100 मतलब इस वैल्यू का मतलब 100 ही। अब डेसिमल भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है जब लास्ट पॉइंट में डेसिमल होता है, अगर हमें इसको किधर मूवमेंट करना है, इधर, माना कि हमें एक जीरो और आगे करना है इसको, मतलब 100 से 1000 में बदलेंगे। अब उसमें तो पावर इंक्रीज, अगर डेसिमल इधर मूवमेंट कर रहा है तो पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसी केस में अगर मैं इसे, पहले तो 2 पॉइंट था, अब एक जीरो और लगा के हम पॉइंट बढ़ा दिया 4 वैल्यू, एक पॉइंट उधर बढ़ाया तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी 10 की पावर -1। ये केस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से एक बार देखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें 10 की पावर 2 में करना है, भाई 10 की पावर 2 बड़ी है या 3 बड़ी है, 10 की पावर माइनस की बात करें 2 बड़ी, 3 कैसी छोटी। अब इसको पावर को बढ़ाना है, मतलब +1 करेंगे तब वो -2 में आएगा, क्योंकि माइनस में पावर जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, पता है आपको ये चीज है। तो 10 की पावर 3 इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाते हैं तो पावर को, पॉइंट को कहाँ लेके आते हैं, पीछे लेके आएंगे, मतलब एक पॉइंट पीछे, मतलब 6.0 की जगह अब ये क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, पावर ये क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है, बस 6.06 के पीछे पॉइंट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, पीछे जीरो थी वो जीरो लगी रह जाएगी, 0.60 एक ही बात है। उसके बाद अगर बात करें इसको, इसकी पावर को क्या करना है, घटाना है। पहले 10 की पावर -1 है भाई, वो -2 में होगी, ये -2 में होगी, ये माइनस, इसको भी किसमें करना है, -2 में। अब -1 है -2 में, बस छोटी अगर पावर को, मतलब जितनी मैग्नीट्यूड नेगेटिव में बढ़ेगा उतना ही छोटा होगा। अब 10 की पावर 2 मतलब घटाना है, घटाने के लिए भी, घटाने के लिए हमें क्या करना है, पावर को किधर करते हैं भाई, इसको कहाँ, डेसिमल को किधर मूवमेंट कराएंगे, इस वाले केस में। तो ये क्या हो जाएगा, जो 2.8 था वो क्या हो जाएगा 28.8 हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर 2। ये केस तो सबसे पहले हमें सभी को पावर को क्या कर लिया, सेम कर लिया। अगर आपको सेम दे हुई है तो कोई मतलब नहीं, आपको अगले कॉन्सेप्ट पे चलना, अगर सेम नहीं है तो पहले ये करना है, हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप की ऊपर बात करें। अगले स्टेप में अगर बात की जाए, देखिए अभी जो आपने रेट एक्सप्रेशन में यहां लिख देता हूं, ऊपर जो आपने लिखा था रेट एक्सप्रेशन, ये लिखा था एक की पावर एक्स, सॉरी के, एक की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ए और बी की। अब देखिए जब दो पेयर की जब बात कर रहा हूं, जब आपको एक ही इक्वेशन के लिए दो डाटा मिल गए तो एक फॉर्मूला बन जाता है, जो हमने अभी पढ़ा है कि जो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है कंसंट्रेशन की पावर एन होती है। क्लियर है। अब बात करें एक ही वैल्यू अगर निकालने के लिए, अब सबसे पहले कैसे निकालते हैं, आपको जब दो डाटा गिवन हो, देखो अच्छा कॉन्सेप्ट आपकी बुक में जो दिया हो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इस कॉन्सेप्ट आसानी से होगा और इजीली होगा, सबसे इजी मेथड है। इसमें से कोई भी हम दो डाटा, अगर हमें एक ही कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में अगर ऑर्डर निकालना है तो ऐसी वैल्यू, ऐसा डाटा उठाएंगे, कोई दो डाटा जिसमें बी की वैल्यू में चेंज 0 हो रहा हो, कोई चेंज ही नहीं हो रहा, 1 चेंज हो। मतलब बात की जाए जैसे कि इसमें कोई दो डाटा सेम हो, भाई इसमें अगर बात की जाए, इसमें मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक, सॉरी एक डाटा गलत तरीके से लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकना भाई, इसको मैं चेंज करता हूँ। इसमें सॉरी एक डाटा ये 0.1 है, सही है, अब ये डाटा सही है 0.1। देखिए अब इस वैल्यू की बात करें, कोई भी ऐसे दो डाटा उठाते, देखो इसमें इनमें अगर 2 और 3 पेयर में, हम दो पेयर सेलेक्ट करते हैं। अगर बात करें, हमने सबसे पहले किया पेयर बाई पेयर, सेकंड एंड थर्ड, हमने दो पेयर उठाए सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड में देख ले, देखो एक ही कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब 1 चेंज हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। बी के रेस्पेक्ट में देखो यहां से है कुछ चेंज हुआ है, पर इस पेयर से हम इसमें जा रहे हैं तो कितना चेंज हुआ है, डबल चेंज हुआ है। अब देखना जब दो वैल्यू की बात करें तो एक फॉर्मूला बन जाता है, जब कंसंट्रेशन वही सेम, रेट में जो चेंज होगा R2/R1 ये रेट ही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर बात है दो पेयर की बात करना है, अगर रेट R1 बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक की बात करें भाई कंसंट्रेशन की पावर है, दूसरी R2 की बात करें तो कंसंट्रेशन की पावर ये भी क्या होगी भाई, दोनों का अगर पेयर में बात करो R2 को R1 से घटाएंगे, के एक इक्वेशन के लिए के की वैल्यू सेम होती है तो के आपस में कट जाएगा, आपका जो एक्सप्रेशन बनता है, मतलब ले देके जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है R2/R1 इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन, मतलब या C2/C1 कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ये आपकी पावर है, वो जितनी भी वैल्यू दी हुई है, मेन फॉर्मूला आपका
ये बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले से सवाल इजीली हो जाते हैं। ये नहीं बहुत सारे सवाल जो आपके होते हैं। देखिए R2/R1 हम इस पेयर से हमने पेयर लिया, पेयर सेकंड और थर्ड, सेकंड से थर्ड में जब गए हैं तो रेट में बात चेक करेंगे। पहले सबसे पहले देखेंगे कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज है। भाई इसमें तो नो चेंज, ए के रेस्पेक्ट में बात अब हो ही नहीं रही, ये कांस्टेंट है। अब किसके निकाल रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। बी के रेस्पेक्ट में भाई इसमें चेंज हुआ ही नहीं। बी के रेस्पेक्ट में 2 से जब 4 में आया, बस 0.2 से 4 में कितना चेंज आया, कंसंट्रेशन। भाई कंसंट्रेशन की यूनिट है बी के रेस्पेक्ट में, और बी के रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है उसका, भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका क्या भाई, वाई निकालना है। एन ऑर्डर है, x प्लस वाई जो होगा वो n होगा, लेकिन b के रेस्पेक्ट में अगर कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, मतलब जो उसका ऑर्डर है वो उसका क्या दे रखा है, फाई दे रखा है, जो कि यूनिट हमें निकालनी है। अब देखिए कंसंट्रेशन में कितना चेंज, C2 से C1 में कितना चेंज हुआ है, 2 चेंज हुआ है। भाई यहां से हम इस पेयर में, ये कांस्टेंट है, इसके रेस्पेक्ट में देखते नहीं है, यहां से यहां आए डबल चेंज, उसी की पावर वाई। उस वक्त रेट में कितना चेंज हुआ भाई, 7, अगर बात है यहां से 7.20 से अगर यहां पे आए तो कितना चेंज है, 7 चौको 28, कितने टाइम चेंज है, 4 टाइम चेंज है। दिख रहा है। तो मैं y की वैल्यू क्या लूं कि 4 हो जाए, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। निकल के आ गया आपका y के रेस्पेक्ट में b के रेस्पेक्ट में जो ये रिएक्शन है कौन सी ऑर्डर होगी, लिख सकते हैं। सो ऑन द बेसिस अगर b के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां तक क्लियर है, हमें b के रेस्पेक्ट में निकल के आ गई। अब a के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अब कोई ऐसा पेयर सेलेक्ट करेंगे, देखना इसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले में। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालनी, ए के रेस्पेक्ट में। ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स ले सकते हैं भाई, उसका जो ऑर्डर है ए के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स। अब बात कीजिए ऐसा पेयर सेलेक्ट करते हैं जिसमें बी के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन यूनिट क्या हो, कांस्टेंट हो। देखो पेयर 1 और 4 में बात करें, अगर बात करें फ्रॉम पेयर 1 एंड 4 क्या होगा, देखना 1 और 4 में देखो 20 से अगर बात है, इस डाटा से अगर हम इस डाटा में आ रहे हैं, कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब कांस्टेंट हो गया। अब किसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ए के रेस्पेक्ट में। बात की जाए कंसंट्रेशन में, अगर ए से हम 1 से 4 पेयर की बात करें, यहां से यहां आ रहे तो कितना चेंज दिख रहा है 1 से 4 में। भाई हमें ए के रेस्पेक्ट में निकालनी, पहले बी के रेस्पेक्ट में निकाले तो ए को कांस्टेंट ले लिया। अब ए के लिए निकाल रहे तो किसको ले रहे हैं, बी को कांस्टेंट ले रहे हैं। ऐसा पेयर सेलेक्ट करेंगे जिसमें ए की वैल्यू सेम हो, जो सेम होगी उसे छोड़ देंगे, दूसरे वाले की निकल जाएगी। देखिए 1 से 4 में आया, कितना चेंज टाइम हो रहा है, 0.1 से कितना हो गया 0.4, कितने टाइम चेंज हो रही कंसंट्रेशन, 4 टाइम चेंज हो रही है। C2 से बाई C1 कंसंट्रेशन 4 टाइम चेंज, उसी की पावर x। तो रेट में कितना चेंज आएगा, रेट में देखो यहां से यहां आने पर कितना चेंज है, देखो 0.60 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो क्या था 2.4, कितना चेंज है 4 टाइम चेंज है। इस पेयर का चेंज देखते हैं, सॉरी 0 से इसमें कितना चेंज है 4 टाइम, तो यहां से यहां चेंज करेंगे कितना 4 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। सो अगर बात करें एक के रेस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, हम बता सकते हैं इसका रेट लो निकल के आ गया, ये आ गया फर्स्ट आपका आंसर, रेट लो तो आपका ये रहा। क्लियर है, आपका आंसर। यही चीज पूछी जाती है, आपने कैसे निकाली कोई लेना देना नहीं है। मेनली आपके एग्जाम में आप रेट एक्सप्रेशन ये लिख के आओगे। उसके बाद बात करें रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। रेट कांस्टेंट हमें पता है किसी भी डाटा से, सभी इक्वेशन के लिए, सभी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन आपको दे रखी है उसके लिए फिक्स होता है, सभी के लिए सेम होता है, मतलब फिक्स नहीं सेम होता है सॉरी। अब कोई भी एक डाटा उठा लो, मतलब आपने डाटा उठा लिया, पहले ही उठा लिया, सभी के लिए चारों चीज किसी डाटा से उठा लेना, आंसर सभी का सेम आ रहा है, वो चेक कर लेना चाहिए। अब जैसे मैंने डाटा उठाया, अगर बात करें फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, भाई एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट आपका ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, फर्स्ट जो लिखा हुआ उसमें अगर बात करें रेट कितनी है, तो रेट की वैल्यू कितनी है भाई, इसी एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ 0 पॉइंट कितनी है उस वक्त डाटा से 0.6 10 की पावर -2 इज इक्वल टू ए के, तो हमें निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। ए की कंसंट्रेशन इस डाटा में क्या है भाई 0.1 और उसकी पावर क्या है भाई 1 निकल चुकी है। बी की इस डाटा में वैल्यू क्या है 0.21 सॉरी 1 है और उसका क्या है भाई पावर, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको भाई के को इधर ले आएंगे, नहीं सॉरी के को यहीं रखेंगे, इन वैल्यू को कहां ले आएंगे इसके नीचे, क्या निकाल सकते हैं हम की निकाल सकते हैं। और ये भी है कि चारों वैल्यू चाहे ये डाटा ले लो चाहे ये डाटा ले लो, चारों डाटा से के की वैल्यू सेम आ रही होगी, चाहे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा आपको कोई भी डाटा वही देगा जिसमें सभी के की वैल्यू सेम, ऐसे मनमर्जी से डाटा नहीं बनाए जाते। क्लियर है, तो आपका अच्छा सवाल है, आईआईटी आप कर रहे हो, आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उनमें बहुत अच्छा शानदार सवाल है और इन्हीं के चांसेस होते हैं। 12th बेसिस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम रन आएगा तो सीधा 3 नंबर में आएगा सवाल अगर आएगा, क्योंकि अभी तक तो नहीं आया लेकिन चांसेस पूरे हैं, क्योंकि जो चीज नहीं आती उनकी प्रायोरिटी अगले एग्जाम में ज्यादा हो जाती है। देखिए अगला सवाल और भी ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट अगला
वो भी हम पढ़ते हैं अभी। देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या करवा रहा है, उसने एक रिएक्शन दी है, उसने दी है कि एक रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी के रेस्पेक्ट में, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें, इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, रेट जो होगा इज इक्वल टू के, ए की पावर कोई भी एक्स होगी और बी की पावर कोई भी वाई। अब उसने एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, उसने कह रहा है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ए के रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है, ए के अगर अगर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू पी, पी के अगर वाई की वैल्यू कितनी दे रखी जीरो, इसलिए कौन सी ऑर्डर रिएक्शन पर बी की पावर जीरो, पावर ऑफ सम क्या होता है ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका कितना हो गया भाई 1 हो गया। अब ये उसने रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, पूछा क्या है कि फिल कंप्लीट के फिल दी ब्लैंक इन दी फॉलोइंग टेबल, टेबल में जो ब्लैंक दे रखे हैं इनको फिल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए करते कैसे हैं, इस रेट एक्सप्रेशन को नीचे लिख देता हूँ, जो रेट आपका दे रखा है, रेट इज इक्वल टू जो दे रखा है कि ए के रेस्पेक्ट में जो क्या दे रखा है 1 और बी के रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है 0 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे भी डाटा अगर हम चेक करते हैं कोई भी ऐसा पेयर नहीं बन रहा है जिसमें दोनों का सेम हो, इसमें निकालना है। अब देखिए कुछ नहीं, पहले ये देखते हैं इनकी पावर जो है वो सारी सेम है क्या, भाई 10 की पावर -2 हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे आते हैं पेयर पे। अब देखो ब्लैंक को फिल करना कुछ नहीं, हम डायरेक्ट पे ऐसा कोई पेयर बन नहीं रहा है जिसमें दो वैल्यू सेम, इसमें तो दो वैल्यू सेम है लेकिन इसकी पता ही नहीं है क्या है, तो पहले वो निकालेंगे। अब कोई भी आपने पेयर उठा लिया, जैसे आपने पेयर उठा लिया फर्स्ट एंड सेकेंड, पेयर अगर बात करें फ्रॉम पेयर फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दोनों एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड की बात करें या फ्रॉम एक्सपेरिमेंट पेयर की बात करें, पेयर ले लो या फ्रॉम एक्सपेरिमेंट अगर बात करें फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें क्या दिख रहा है भाई, फर्स्ट से जो सेकंड में आए तो ए के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है C2/C1 की पावर n इज इक्वल टू होता है x सॉरी R2/R, यही होता है। n अगर बात करें, अगर a के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो n की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, अगर b के रेस्पेक्ट में बात करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात के लिए तो n की वैल्यू क्या है भाई, क्योंकि दोनों का समी क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस पेयर में एक के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ भाई, यहां से यहां आए तो कितना चेंज हुआ, ये चीज याद रखनी है, वैल्यू नहीं आएगी यहाँ की, चेंज को डिनोट करेगा। यहां से यहां चेंज आए तो C2/C1 कितना हुआ है x की पावर, एक के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर उसकी क्या है 1 मल्टीपल, क्योंकि रेट कितनी भी वैल्यू दी हुई हो आपस में क्या होती है भाई, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि फॉर्मूला अगर हम ये लिखे तो कंसंट्रेशन आपस में कितनी होती है मल्टीपल होती है, मल्टीपल वैल्यू ए के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया 1, वो पावर ऊपर सॉरी 1 चेंज नहीं सॉरी x चेंज आया, नहीं पता हमें भाई वैल्यू क्या है तो कितना चेंज होगा हम कह नहीं सकते, वो निकालना है। और उसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ कितना है 1 है, बी के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है 1 से 2 में आ रहा है तो आपको चेंज दिख रहा है कितना आ रहा है 2 टाइम चेंज आ रहा है, कि 1 से आया तो क्या हो गया डबल 2 टाइम चेंज, 1 टाइम नहीं 2 टाइम चेंज नहीं होता तो 1 टाइम, यहां से आ रहा है तो 2 टाइम चेंज, और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी 0 इज इक्वल टू रेट में कितना चेंज होगा वो आ जाएगा, रेट में कितना चेंज 2 से 4 में गए पर पावर तो सेम उस साइड है, 2 से कितना चेंज हो रहा है 2 टाइम चेंज हो रहा है। अब देखिए भाई इसकी पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती, x की वैल्यू क्या लूं कि 2 हो जाए, तो किसकी पावर 1 2 होती भाई 2 की, तो x की वैल्यू क्या है भाई x इज इक्वल टू 2, 2 मतलब 2 टाइम चेंज, 2 टाइम चेंज की बात आई, वैल्यू नहीं आई, तो 2 टाइम इसमें चेंज कब होगा, इसकी वैल्यू की यहाँ पे वैल्यू क्या हो 2 टाइम चेंज का मतलब कि यहाँ पे वास्तव में वैल्यू क्या है 0.2 है, क्लियर है, एक वैल्यू आ चुकी है, अगली वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको देखना भाई अगला देखिए इजी है, एक बार इसको रिपीट करके जरूर देखना। बात करें इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में अगर निकालते हैं भाई अब आपको दो डाटा मिल जाएंगे, दो डाटा नहीं भाई, अब इसका तो अगर बात है पेयर ये करें तो ये तो निकल ही चुके हैं, इन दोनों पेयर में बात करें तो रेट नहीं है, पहले तो हमें किसकी निकालनी है तो रेट निकालनी है, रेट को कैसे निकालेंगे, कोई भी आप दो पेयर ले लो, आपने ये पेयर लिया वो ये कंसंट्रेशन में मतलब C2/C1 का जो रेस्पेक्ट में अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू क्या होता है R2/R1 होता है, क्लियर, जनरल फॉर्मूला है C2 में कितना चेंज हुआ, यहां से यहां कितना चेंज दिख रहा है भाई 2 टाइम चेंज, और A के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है 1 मल्टीपल, B के रेस्पेक्ट में भाई पेयर अगर बात करें सॉरी इसके लिए बात करेंगे पेयर, ये बात करें एक्सपेरिमेंट, जो बात करें किसकी कर रहे हैं भाई सेकंड एंड थर्ड की बात कर रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड में अगर बात करें ए के रेस्पेक्ट में जो चेंज है डबल हुआ भाई 2 टाइम चेंज हुआ, ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो बी के रेस्पेक्ट में जो चेंज हुआ वो भी कितना हुआ 2 टाइम चेंज हुआ, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है 0 इज इक्वल टू रेट में कितना चेंज आया, चेंज की बात करें कितना चेंज x हमें नहीं पता क्योंकि वैल्यू है ही नहीं, तो इससे अगर किसी की भी पावर
0 क्या होती है 1। अब कितना चेंज, x इज इक्वल टू कितना है 2, मतलब यहां से यहां कितना चेंज, 2 टाइम चेंज। 2 टाइम चेंज का मतलब यहां पे भी पहले ये 4 है तो यहां पे क्या आएगा 8 आएगा, और 8.0 मतलब वैल्यू यहां पे क्या है। अब देखो ये पीछे का सेम है तो पीछे का तो भूल जाएगा, तो 2 टाइम चेंज मतलब इसमें वैल्यू क्या आएगी 8.0 आएगी। अब ये सेकंड वैल्यू आ चुकी, अब कौन सी वैल्यू लेके आते हैं, ये वाली। कुछ नहीं, अब इजी है, कुछ नहीं बचा इसमें, आप भी निकाल सकते हो। देखिए कोई भी पेयर उठा लो, जैसे कि आप इसी पेयर की बात कर रहे हो, या इसी पेयर या कोई भी ऐसा पेयर ले लो, मर्जी है वो ले लो। जैसे आपने लिया है ये वाला लिया है, क्लियर है, आपने कोई भी पेयर उठा लिया। देखिए अगर आप एक चीज और, आप अगर आप ये पेयर उठा रहे हो, आप कंफ्यूज कहां होते हैं, कुछ नहीं, सेम कंसंट्रेशन से ऊपर से वो नीचे वाली बात है कि पावर n इज इक्वल टू x2 सॉरी r2 बाई r। अब यहाँ पे अगर बात करते हो यहाँ से यहाँ का जो चेंज, अगर आप ऊपर से नीचे चेंज कर रहे हो भाई, यहाँ से आधा मतलब 1/2, अगर आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू जा रही है, कोई नहीं, नीचे से ऊपर का चेंज देख लो भाई, यहाँ से यहाँ का चेंज। अब बात करें भाई, यहाँ से यहाँ आधा हो गया, 1/2 चेंज आ रहा है। 1/2 में आपको क्या कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसका नीचे से ऊपर चेंज चेक कर रहे हैं, हमें सिर्फ चेंज चेक करना है। यहाँ से यहाँ चेंज मतलब फ्रॉम 4 and 3, एक्सपेरिमेंट में 4 and 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ चेंज कितना भाई दिख रहा है x, C2 कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, x चेंज आ रहा है, और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बात करें इसके रेस्पेक्ट में कितना चेंज है भाई, 0.2 से हम 4 में जा रहे हैं, कितना टाइम चेंज आ रहा है 0। यहां से यहां कितना चेंज आ रहा है भाई, रेट कितने गुना होगी, इज इक्वल टू 4 टाइम चेंज, 2 की पावर 0 1 हो जाएगी, x यहाँ पे क्या लूं कि क्या हो जाए 4, और 4 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी x की वैल्यू मतलब यहां से यहां पर कितना चेंज 4 टाइम चेंज। x हमने वही लिया था, चेंज लिया था, नीचे से ऊपर जा रहे थे जब, तो 4 टाइम चेंज कब होगा, जब यहाँ पे क्या रहा होगा 0.1 रहा। दैट इज योर आंसर। आपने एक तो ये डिजिट निकाला है, एक ये डिजिट निकाला है, और एक ये ब्लैंक को आपने फिल किया है, तो ये वैल्यू आपको बनी होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट को ऐसे अगर बात की जाए 12th में अभी तक नहीं आए, लेकिन इंपॉर्टेंट अब अगर बात की जाए अगले लेक्चर में वो लेक्चर पढ़ाया जाएगा। मैं इसमें अगर बात है आपको इसकी पीडीएफ, इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ फाइल चाहिए है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। दूसरी चीज, अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लस में किसी भी न्यूमेरिकल की, तो उसका जो फोटो है आप पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो अगला लेक्चर जो भी होगा काइनेटिक की प्रॉब्लम का होगा, पूरी काइनेटिक की प्रॉब्लम, जैसे कि पूरे आपने पीछे 4 लेक्चर जो पढ़ाए गए उनकी प्रॉब्लम जो रही है, प्लस में जो न्यूमेरिकल आपके जो बची हुई है आप उनको ट्राई करें, और जो बची हुए हैं उनकी फोटो लेके मेरे जो डिस्क्रिप्शन में नीचे, अगर आप जो यूट्यूब आप वीडियो चैनल चलाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर उस पर पर्सनल पे आप भेज सकते हो, और उस प्रॉब्लम का अगला लेक्चर जो भी आएगा वो उसी प्रॉब्लम का होगा। तो सारे सवाल इजी हैं, और भी बहुत सारे सवाल है जो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकते, पर आप ट्राई करना सारे, इनसे अलावा कुछ नहीं बच रहा है, वैसे कोई 2-4 बच्चे हैं, कुछ एक नया मेथड है जो उस प्रॉब्लम के साथ अगले लेक्चर में पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू।